देखो ये के क्लास 10 जैक बोर्ड, ठीक है। अध्याय 3 धातु एवं अधातु कर अभ्यास कर सवाल जवाब। अभ्यास में जो सवाल बन है नी कर उत्तर सही, ठीक है। तो पहला सवाल पूछता है, निम्न में कौन सा युगल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है? NaCl विलयन का एवं कॉपर धातु, MgCl2 विलयन एवं एल्युमिनियम धातु, FeSO4 विलयन एवं सिल्वर धातु, AgNO3 विलयन एवं कॉपर धातु। इसमें युगल विस्थापन अभिक्रिया कौन सा करता है? माने यह युगलक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, ठीक है। तो कौन सा है जो युगल विस्थापन अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है? सोडियम क्लोराइड विलयन एवं कॉपर धातु है, मैग्नीशियम क्लोराइड, तो सब देख लो इसमें हो जाएगा ना। सिल्वर नाइट्रेट विलयन एवं कॉपर धातु, AgNO3 को सिल्वर नाइट्रेट बोलते हैं, ठीक। AgNO3 विलयन एवं कॉपर धातु, ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। देखो दूसरा सवाल कहते हैं, लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयुक्त है? ग्रीज लगाकर, पेंट लगाकर, जिंक की परत चढ़ाकर, ऊपर के सभी। मतलब लोहा कर जो पैन है, फ्राइंग पैन, ठीक है, उचितियाला उचिति लागे से बचाए के लिए का करे? क्या ग्रीस लगाबे कि पेंट करबे कि जिंक कर परत चढ़ाबे कि ऊपर कर सभी? तो इकर में जिंक कर परत चढ़ाएगे, ठीक है। जिंक कर परत चढ़ाए के लोहे कर फ्राइंग पैन के जीती लागे यानी जंग लागे से बचाए जा सकेला। तीसरा सवाल कहते, कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है, ठीक है। यह यौगिक जल में विलेय है। यह तत्व क्या हो सकता है? कैल्शियम, कार्बन, सिलिकॉन या लोहा? तो यह धातु कैल्शियम हो सकता है, ठीक है। जल में विलेय है बोलता है, उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके, है ना। तो ये कैल्शियम धातु है, ठीक। कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है, यह यौगिक जल में विलेय है, ठीक है ना। माने धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा और ज्यादा गलने वाला यौगिक बनाएगा, और यह यौगिक जल में घुले भी है, विलेय भी है, तो ये तत्व हो जाए कैल्शियम। चौथा सवाल कहते हैं, खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक की बजाय टिन की लेप होता है, क्योंकि टिन की अपेक्षा जिंक महंगा है, टिन की अपेक्षा जिंक का गलनांक अधिक है, टिन की अपेक्षा जिंक अधिक क्रियाशील है, टिन की अपेक्षा जिंक कम क्रियाशील है। तो जगह टिन की अपेक्षा जिंक अधिक क्रियाशील है, इसलिए खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक की बजाय टिन का लेप होता है, क्योंकि जिंक ज्यादा अभिक्रिया कर लेता है, ठीक है ना, इसीलिए टिन तो खाद्य पदार्थों के डिब्बों में, ठीक है। अब देख पांचवा सवाल कहते हैं, आपको एक हथौड़ा, बैटरी, बल्ब, तार एवं स्विच दिया गया है, तो इनका प्रयोग कर धातुओं एवं अधातुओं के नमूनों के बीच आप विभेद कैसे कर सकते हैं? माने धातु और अधातु, कौन कौन धातु कौन कौन अधातु, माने इकर उपयोग करके हमें को बताया गया। तो देख, दिए गए नमूने को हथौड़ा से पीटने पर यदि वो पदार्थ टूट कर बिखर जाता है तो वो अधातु है। चकनाचूर हो गल पैस दिले माने वो अधातु हो गल। यदि हथौड़ा की चोट से थोड़ा सा फैल जाता है तो वो धातु है। तनि सन चकर चकर हो गल तो धातु है। धातु के इस गुण को कहते हैं आघातवर्धनीयता। आघातवर्धनीयता मतलब आघात मतलब उसको पासे, ठीक है ना, अटैक किए। तो देख दूसरा कहते हैं, हथौड़े से पीटते समय धातु से एक विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है। देखो इस गुण के कारण धातुओं को ध्वनिक कहा जाता है, ठीक है ना। धातु जो रही नहीं उकर में अगर तो हथौड़ा से मारबे टन टन आवाज आवे, माने ध्वनि साउंड आवे, तो इसको हम लोग बोलते हैं ध्वनिक। तीसरा देख, बैटरी, बल्ब, स्विच व तार की सहायता से निम्न प्रकार से एक विद्युत परिपथ तैयार कर लिया जाएगा। माने देख, धातु या धातु रही के दो बोर्ड से जोड़ दे, तार माने बैटरी उटरी लगाए तो बल्ब लगाओ, अगर जलक तो धातु है नहीं। अब विभिन्न नमूनों को बिंदु ए तथा बी के बीच रखकर प्रेक्षण किया जाता है। यदि बल्ब जलता है तो नमूना धातु है नहीं, बल्ब जलक तो धातु है, और नहीं जलक वाला धातु है, और विद्युत की सुचालक है धातु। देख भिन्न धातुओं एवं अधातुओं में विभेदन के लिए इन परीक्षणों को उपयोगिता का आकलन कीजिए कहते हैं। एक हम धातु और अधातु के विभेदन करेंगे, ठीक है। इन परीक्षणों की उपयोगिताओं की आकलन करना है।
तो देखो, धातु एवं अधातु में विभेदन के लिए विभिन्न परीक्षण की आवश्यकता होती है। क्योंकि ग्रेफाइट एक अधातु है जो विद्युत की सुचालक है, परंतु यह आघातवर्धक नहीं है। धातु है ग्रेफाइट, विद्युत का सुचालक भी है, लेकिन आघातवर्धक नहीं है, मतलब पास में तो चकनाचूर हो जाएगी। हल्का सा पहले से बात न कर, ठीक है। इसे हथौड़े की चोट करने से टूट जाता है, अतः उपयुक्त सभी परीक्षणों की आवश्यकता है, ठीक है ना। सेले ऊपरी जो जांच वाला है, उस सबका जरूरत पड़ी। अब छठवां सवाल का कहते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं? दो उभयधर्मी ऑक्साइडों का उदाहरण दीजिए। तो ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्लीय तथा क्षारकीय दोनों प्रकार के व्यवहार करते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। माने अम्ल कर गुण भी रही और क्षार कर भी, ठीक है। दुयो व्यवहार, दुयो के रूप में व्यवहार करी तो वही गलत हमारे उभयधर्मी ऑक्साइड। उभयधर्मी ऑक्साइड अम्ल तथा क्षारक दोनों से अभिक्रिया करके लवण तथा जल प्रदान करते हैं। माने लवण और जल बनाए ना, दुयो से अभिक्रिया करे। उदाहरण देख ले, एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3, जिंक ऑक्साइड ZnO, Al2O3 प्लस HCl, दुयो अभिक्रिया कर लें, हल 2AlCl3 प्लस 3H2, देखो फिर हम जल बना ले। अब Al2O3 प्लस NaOH ले ले, तो 2NaLO2 प्लस H2 यानी सोडियम एल्यूमिनेट बनाता है। मतलब इन्हें 2 6 2 2 3 ऐसा लिखा है ना, बैलेंस की इक्वेशन के, ठीक है। समीकरण संतुलित करल जा है। अब सातवां सवाल कहते हैं, दो धातुओं के नाम बताइए जो तनु अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देंगे तथा दो धातुएं जो ऐसा नहीं कर सकती। तो तनु अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित करने वाले दो धातु हो गया मैग्नीशियम तथा एल्यूमिनियम, जबकि ऐसा नहीं कर सकने वाले धातु सोना एवं चांदी है ना। मैग्नीशियम एवं एल्यूमिनियम जो है तनु अम्ल से विस्थापित करेगा हाइड्रोजन को, और सोना चांदी जो है वो नहीं करेगा। ये दुइयों का नाम बताया गया है। तनु अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित करने वाले दो धातु मैग्नीशियम तथा ये वाला। अब आठवां देख, किसी धातु M के विद्युत अपघटनी परिष्करण में आप एनोड, कैथोड एवं विद्युत अपघटक कैसे बनाएंगे? विद्युत अपघटनी परिष्करण में जिस धातु का परिष्करण करना होता है उसकी मोटी परत को एनोड बनाया जाता है। एनोड माने पॉजिटिव वाला, ठीक है, प्लस वाला। जबकि उस धातु के शुद्ध टुकड़े से कैथोड बनाया जाता है। धातु का जो टुकड़ा वो कैथोड माइनस वाला। और धातु के किसी लवण के जलीय विलयन, देख ले। प्रत्यूष ने सल्फर चूर्ण को स्पैचुला में लेकर उसे गर्म किया। चित्र के अनुसार एक परखनली को उल्टा करके उससे उत्सर्जित गैस एकत्रित किया, ठीक। देख ले, माने ऊपर में गैस जमा करते हैं। तो गैस की क्रिया क्या होगी? सूखे लिटमस पत्र पर, आर्द्र लिटमस पत्र पर। तो ऊपर की अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक अभिक्रिया लिखना है, ठीक है। तो एक सल्फर चूर्ण को गर्म करने पर सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनती है। तो S प्लस O2 मिलकर SO2 बनला नहीं। अब सूखे लिटमस पत्र पर SO2 गैस का कोई प्रभाव नहीं होता है, ठीक है। SO2 गैस आर्द्र नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है। मैंने भिंगल वाला रही आर्द्र नीला लिटमस पत्र रही लाल कर दे, लेकिन सूखल वाला कर कोई प्रभाव नहीं है, ठीक है। SO2 गैस प्लस H2 ये लिक्विड हो गया, ठीक, मिलके H2SO3 बनाता है एक्वस, ठीक है। SO2 गैस आर्द्र नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है और सूखे लिटमस पर कोई नहीं। देखो 10वां सवाल है, लोहे की जंग से बचने के लिए दो तरीका बताए। तो लोहे को जंग से बचाने के लिए दो महत्वपूर्ण तरीका देखने में लिखित है, कौन कौन है? पेंट करो, तेल लगाओ या ग्रीस लगाओ, लोहे को जंग से बचाया जा सकता है। पेंट करके, तेल लगाए के, ग्रीस लगाए के, ठीक, लोहे के जंग से बचाया जा सकेला। पेंट करके, तेल लगाकर या ग्रीस लगाकर लोहे को जंग लगने से बचाया जा सकता है। और दूसरा है, लोहे को जंग से बचाने के लिए इसके ऊपर जस्ते की एक पतली परत चढ़ाई जाती है। या तो जस्ती कर एक पतला सा परत चढ़ाए दे ऊपर में, क्योंकि जस्ता अधिक क्रियाशील होला, ठीक है नहीं। तो लोहा का जंग से बचे, इस प्रक्रिया को कहते हैं यसद लेपन। 11वां सवाल है, ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर अधातुएं कैसा ऑक्साइड बनाती है? तो कुछ अधातुएं ऑक्सीजन से संयोग करके अम्लीय ऑक्साइड बनाती है, जो जल में घुलकर अम्ल का निर्माण करती है। जैसे कार्बन ऑक्सीजन से मिल गया, ठीक है, तो क्या बनाई? CO2 बना ला। अब CO2 H2O से
रिएक्शन कर कार्बन डाइऑक्साइड और जल का बना H2CO3 ये कार्बनिक अम्ल बनाए लेलक, ठीक है। जबकि कुछ धातु में ऑक्सीजन से संयोग करके उदासीन ऑक्साइड बना दी, जैसे H2O, NO2, CO आदि। कारण बताएं, 12वां सवाल बोलता है। प्लेटिनम, सोना एवं चांदी का उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है। इसका कारण क्या है? प्लेटिनम, सोना एवं चांदी का उपयोग आभूषण बनाने के लिए। प्लेटिनम, सोना एवं चांदी जैसे धातु अत्यंत आघातवर्ध, चमकदार एवं तन्य होती है, ठीक है। बहुत कम अभिक्रियाशीलता के कारण ये धातु में ऑक्सीजन एवं नमी से अभिक्रिया नहीं करती। ये नहीं, बहुत सारा ऑक्सीजन मन से या गीला मन से अभिक्रिया नहीं करेगा, तो जैसन के तैसन चमकदार रह जाए। अतः आभूषण बनाने के लिए प्लेटिनम, सोना इस सब का उपयोग किया जाता है। सोडियम, पोटेशियम एवं लिथियम को तेल के अंदर संग्रहित किया जाता है, क्यों? सोडियम, पोटेशियम एवं लिथियम जैसी धातुएं जो है ना, वायु में बुला छोड़ने पर आग लग जाता है इसमें, ठीक है। फट से ऑक्सीजन से रिएक्शन करके आग लग जाएगी, इसे लेके तेल में डुबा के रखें। ये धातु में जल के साथ भी अभिक्रिया करती है, अतः इन्हें मिट्टी के तेल में डुबो कर रखा जाता है। पानी से भी अभिक्रिया कर लेते हैं। सी नंबर में है, अल्युमिनियम अत्यंत अभिक्रियाशील धातु है, फिर भी इसका उपयोग खाना बनाने वाले बर्तन बनाने के लिए किया जाता है, क्यों? क्योंकि देखो, वायु के संपर्क में आने से अल्युमिनियम पर ऑक्साइड की एक परत बन जाती है। तो ऑक्साइड की यह परत अल्युमिनियम को संक्षारण से बचाती है, माने एल्यूमिनियम पर ऑक्साइड का परत बन जाए हवा से, ठीक है। और ये एल्यूमिनियम को जो संचारण होता है ना, उससे बचाता है। अतः एल्यूमिनियम का उपयोग खाना बनाने वाले बर्तन बनाने के लिए किया जाता है। देखो डी नंबर का, निष्कर्षण प्रक्रम में कार्बोनेट एवं सल्फाइड गैस को ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। निष्कर्षण प्रक्रम में कार्बोनेट एवं सल्फाइड गैस को ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। इकर क्या कारण है? तो कार्बोनेट एवं सल्फाइड गैस की तुलना में धातु को उसके ऑक्साइड से प्राप्त करना अधिक आसान है, इसलिए निष्कर्षण प्रक्रम में कार्बोनेट एवं सल्फाइड गैस को ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। आसान तरीका ऐसे ले। 13वां नंबर कहते हैं, आपने तांबे के मलिन बर्तन को नींबू या इमली के रस से साफ करते अवश्य देखा होगा। यह खट्टे पदार्थ बर्तन को साफ करने में क्यों प्रभावी है? देखो, तांबे के सतह पर हरे रंग की कॉपर कार्बोनेट की एक परत बनने के कारण बर्तन अपनी चमक खो देता है। माने एगो ब्लू अथी हरियर हरियर लागेल नहीं, चिती अथी नीचे तांबा कर जम जाएला। तो नींबू में साइट्रिक अम्ल और इमली में टर्टरिक अम्ल कॉपर कार्बोनेट से अभिक्रिया करके घुलनशील लवण बनाती है। तो उकर से अभिक्रिया करके घुलनशील लवण बनाए ले, यानी साफ हो जाएगा, लग ही जाएगा। चलिए, अतः खट्टे पदार्थ से बर्तन फिर से चमकीली हो जाती है। 14वां सवाल कहते हैं, रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर धातुओं एवं अधातुओं में विभेद कीजिए। तो रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर धातुओं एवं अधातुओं में निम्नलिखित अंतर होते हैं। देख, धातु और अधातु का अंतर है। पहला है, धातुएं इलेक्ट्रॉन का त्याग कर धनायन बनाती है और अधातुएं इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋणायन बनाती है। धातु ऋण से प्लस और अधातु ऋण से माइनस। ये विद्युत धनात्मक होते हैं, ये विद्युत ऋणात्मक होते हैं, ठीक है। सामान्यतः धातुओं के ऑक्साइड क्षारकीय होते हैं, सामान्यतः धातुओं के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। तीन ठो अंतर तो ही गया। चौथा अंतर देख, धातुएं तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है और धातुएं तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। समझ में आएगा? एगो तनु अम्ल से अभिक्रिया। 15वां सवाल, एक व्यक्ति प्रत्येक घर में सुनार बनकर जाता है। उसने पुराने एवं मलिन सोने के आभूषणों में पहले जैसी चमक पैदा करने का ढोंग रचाया। कोई संदेह किए बिना ही एक महिला अपने सोने के कंगन उसे देती है, जिससे वो एक विशेष विलयन में डाल देता है। कंगन की नए चमकने लगते हैं, लेकिन उनका वजन अत्यंत कम हो जाता है। वह महिला बहुत दुखी होती है तथा तर्क वितर्क के पश्चात उस व्यक्ति को झुकना पड़ता है। एक जासूस की तरह, क्या आप उस विलयन की प्रकृति के बारे में बता सकते हैं? एक व्यक्ति, अब देख, सुनार द्वारा उपयोग किया गया विलयन कौन सा है? एक्वा रेजिया है। देख, एक्वा रेजिया एक विलयन है। 3:1 के अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का यह ताजा मिश्रण होता है। एक्वा रेजिया बोलते हैं इसको, ठीक है। इम्पोर्टेंट है, सोनार द्वारा उपयोग किया गया विलयन एक्वा रेजिया है।
3:1 के अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का यह ताजा मिश्रण यह सोना को अपने में घोल सकता है। देख एक बार जय ने सोना के भी अपने में बिलवाई दी। तो कितना चालाक रहे सोनारमन, जिसके कारण सोने के कुछ अंश इसमें घुल गया और बाद में आसानी से प्राप्त किया जा सकता। बाद में के सोनारमन निकला है लमाए सुखाए सुखू के। 16वां है गर्म जल के का टैंक बनाने में तांबे का उपयोग होता है परंतु इस्पात का नहीं। इसका क्या कारण है? इस्पात माने लोहे की मिश्र धातु। लोहा भाप के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाती है। आयरन जो है लोहा वो जल यानी भाप H2O गैस के रूप में भाप का है, ठीक है। Fe3O4 बनालक जो सॉलिड है और हाइड्रोजन गैस बनालक। तो एक समीकरण के बैलेंस कर इन्हें 3 गो आयरन होने 3 गो आयरन है कि ऑक्सीजन इन्हें का एगो है होने 4 गो है 3 गो इन्हें लगाए खई 4 गो ऑक्सीजन हो गेलक एगो रहे। अब हाइड्रोजन 4 दूना 8 गो हो गेलक तो होने 2 एगो है तो होने 4 लगा देखी तो होने 4 लगा देखी तो 8 गो हो जाए बैलेंस हो गेलक। साथ ही नमी और ऑक्सीजन की उपस्थिति में लोहे में जंग लग जाता है परंतु जल का तांबे के साथ इस तरह की अभिक्रिया नहीं होती इसलिए गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का उपयोग होता है परंतु इस्पात का नहीं, उन्हें लोहे के मिश्र धातु का नहीं। समझ में आया? पार्ट तो खत्म हो गया। 2-3 बार समझते समझते तो मस्त से समझ में आएगी। जितना पढ़ो उतना कम, इसीलिए लगे रहना है।